Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 21st of June 2021. तो 21 जून 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। सबसे पहले आज इंटरनेशनल योगा डे है, तो आज आप सबको उसके लिए बहुत बहुत ये भी कि हमारा इंडिया है जो कि इसको दोबारा से रिवाइव कर रहा है, दोबारा से इसको रिवाइटलाइज कर रहा है। और दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया। सॉफ्ट पावर आप सबको पता है ना, कि जैसे कि एक तो होती है हार्ड पावर जिसमें कि आपकी आर्मी, नेवी, मिलिट्री ये सब आती हैं, लेकिन एक होती है सॉफ्ट पावर जिसमें कि आपका कल्चर, ट्रेडिशन, आपके यहाँ की जो इथोस हैं, आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो आती हैं। तो सॉफ्ट पावर में से शोज़ आते हैं, म्यूज़िक आता है, ये सारी चीज़ सॉफ्ट पावर में आती है, कल्चर, ट्रेडिशन। और जो योगा है दैट इज़ अ वेरी गुड प्रोपोनेंट ऑफ इंडिया सॉफ्ट पावर, दैट इज़ व्हाट आई फील, एंड इट्स अ वेरी गुड डे। एंड आप लोग भी बिल्कुल जैसे कल फादर्स डे था तो मैंने देख रहा था कि एवरीवन वाज पुटिंग स्टेटस, वैसे स्टेटस डाल सकते हैं ना, ऐसा ऐसा इसमें कोई वाली बात नहीं रहती है। योगा करो, बढ़िया स्टेटस डालो, वर्ड में अपने आप को इसी तरह प्रोपोगेट कर सकते हो आप, है ना। सो दैट इज अ थिंग। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस के साथ जिनके जवाब आप मुझे देंगे। पहला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू इंडियन सर्टिफिकेशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस ICMED प्लस स्कीम। तो ICMED प्लस स्कीम नाम से एक स्कीम है, आपको बताने इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इट इज एन एंड टू एंड क्वालिटी एश्योरेंस स्कीम दैट विल अंडरटेक वेरिफिकेशन ऑफ द क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर इन इंडिया। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, द स्कीम इज लॉन्च्ड बाय द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो क्या ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा लॉन्च की गई है, ऐसा दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है। तो इनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यू हैव टू टेल। ऑप्शंस आर वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। क्वेश्चन नंबर 2 इज न्यू शेफर्ड। न्यू शेफर्ड इज समटाइम्स सीन इन न्यूज, रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद। न्यू शेफर्ड इनमें से किससे रिलेटेड है। ऑप्शंस आर स्पेस स्टेशन, बी स्पेस टूरिज्म, सी स्पेस टेलीस्कोप, या डी स्पेस डिफेंस एजेंसी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। Question number 3 is World Competitiveness Index 2021 is released by which of the following? World Competitiveness Index 2021 इनमें से कौन किसने लॉन्च किया है। ऑप्शंस आर ए इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD, सेकंड इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, थर्ड इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या डी इज वर्ल्ड बैंक। कल के न्यूज एनालिसिस में मैंने आपको बताया था। तो प्लीज डू टेल मी द आंसर्स फॉर दीज 3 क्वेश्चंस एंड आई होप यू विल ट्राई टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस। आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है, दो सेक्शन 377 हैज बीन डीक्रिमिनलाइज्ड, सेक्शन 377 IPC डीक्रिमिनलाइज हो चुका है, बट स्टिल अ लॉट नीड्स टू बी डन फॉर द LGBTQ+ कम्युनिटी। डिस्कस ये सेक्शन 377 डीक्रिमिनलाइज तो कर दिया गया है, बट अ लॉट नीड्स टू बी डन फॉर द LGBTQ+ कम्युनिटी। डिस्कस, तो यहाँ पे आपको डिस्कस करना है, थोड़ा सा बैकग्राउंड देना है सेक्शन 377 का, उसके बाद ये डिस्कस करना है कि और क्या किया जा सकता है, एंड वेयर आर वी ऑन द इंटरनेशनल फ्रंटियर्स, किस जगह पे हम लाई करते हैं, क्या क्या हमने किया है, ठीक है ना। तो दिस इज द क्वेश्चन विच यू नीड टू आंसर। आई होप यू विल ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आप जरूर इसका आंसर करने की कोशिश करेंगे। Now let's move to the न्यूज एनालिसिस पार्ट, जिसमें हम प्रीलिम्स फैक्चुअल न्यूज एनालिसिस देखते हैं। पहली जो न्यूज़ मैं आपको बताऊंगा वो है AT&T लॉसेस। अब AT&T लॉसेस कहाँ पे पढ़ा होगा आपने, मैं बता देता हूँ आपको। ये आपने पढ़ा होगा जब भी डिस्कॉम्स की बात आती है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की बात आती है, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर की बात आती है, तो डिस्कॉम्स में जो सबसे बड़ा लॉस माना जाता है वो AT&T लॉसेस माने जाते हैं, मतलब ट्रांसमिशन लॉसेस माने जाते हैं, ठीक है ना। तो ये AT&T लॉसेस होते क्या है, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉस यानी डिस्कॉम्स के जो लॉस हैं, लॉसेस हैं, सॉरी, लॉसेस दो तरीके के होते हैं। एक होता है टेक्निकल लॉस और दूसरा होता है कॉमर्शियल लॉस। एक होता है क्या, टेक्निकल लॉस, एंड दूसरा होता है कमर्शियल लॉस। इन दोनों को ही मिला करके हम बोलते हैं AT&C लॉसेस, AT&C लॉसेस बोलते हैं, ठीक है ना। अब AT&C लॉसेस जो है, इट इज नथिंग बट द सम टोटल ऑफ टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस। C यानी कमर्शियल एंड T यानी टेक्निकल, ठीक है ना। तो याद रखिएगा AT&C लॉसेस बोलते, सॉरी मैंने ऊपर T लिख दिया था। तो AT&C लॉसेस जो है, इट इज द सम टोटल ऑफ द टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस हैं वो दो तरीके के हो गए, एक हो गया टेक्निकल लॉस और दूसरा कमर्शियल लॉस। और जब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, सम टोटल कर देते हैं, तो उसको AT&C लॉस बोलते हैं, ठीक है ना। एंड ये जो लॉसेस होते हैं, दे आर ड्यू टू नॉन रियलाइजेशन ऑफ द बिल्ड अमाउंट। जो कमर्शियल लॉस है, मान लो कोई आपने बिलिंग आई, ठीक है ना,
बिलिंग आया, उसमें से आपने जितना बिल बनाया था उतना बिल जमा नहीं किया गया, तो वो भी एक तरीके से लॉस है ना। आपने डिस्ट्रीब्यूट किया बट दैट वाज अ लॉस, तो कमर्शियल लॉस में आ जाएगा। टेक्निकल लॉस में मान लो जो डिस्ट्रीब्यूशन के समय जो स्पिलेज है, जो डिस्ट्रीब्यूशन के समय लीकेज होता है, तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स से लीकेज हो रहा है तो आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है जितनी जानी चाहिए उतनी नहीं पहुंचती, उससे कम मात्रा में पहुंचती है, बाकी सब लीकेज में चला जाता है। दैट इज द ट्रांसमिशन लॉसेस, ठीक है ना, टेक्निकल लॉसेस, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और हीट लॉस भी इसमें रहता है, कई तरीके के हीट लॉस भी रहते हैं। अब यहाँ पे देखो AT&C लॉस का एक फॉर्मूला भी दिया हुआ, ये भी आप लोग लिख लीजिए। AT&C लॉस का फॉर्मूला है एनर्जी इनपुट माइनस एनर्जी बिल्ड, ये ब्रैकेट में रहेगा, एनर्जी इनपुट माइनस एनर्जी बिल्ड इन 200 अपॉन एनर्जी इनपुट। दिस इज द AT&C लॉस। अगर आपसे कोई पूछे AT&C लॉस का फॉर्मूला क्या है, तो एनर्जी इनपुट माइनस एनर्जी बिल्ड, उसका मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन एनर्जी इनपुट, कुल लाके प्रॉफिट लॉस वाला फॉर्मूला है, ठीक है। दैट इज द AT&C लॉस। दूसरी जो न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे वो है इलेक्शन पिटीशन के रिगार्डिंग। व्हाट इज एन इलेक्शन पिटीशन? अब देखो इलेक्शन कमीशन क्या होता है। इलेक्शन कमीशन का रोल स्टार्ट होता है जब वो अनाउंसमेंट करता है डेट का। तो इलेक्शन कमीशन पहले तो डेट का अनाउंसमेंट करता है कि भैया इस तारीख को शेड्यूल बना दिया गया है, आपका इलेक्शन स्टार्ट होगा इस तारीख को, ठीक है ना। ना जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन का काम लगभग खत्म हो जाता है, ठीक है ना। इलेक्शन कमीशन का रोल एंड हो जाता है डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट से, ठीक है। बट नाउ मान लो किसी व्यक्ति को दिक्कत है उस रिजल्ट से, समवन हैज़ अ प्रॉब्लम विद दैट रिजल्ट, और उसको लगता है कि ये रिजल्ट गलत है या यहाँ पे ये गलत किया गया है, जो विनर है वो नहीं होना चाहिए था। तो व्हाट ही कैन डू इज दैट ही कैन चैलेंज द रिजल्ट थ्रू एन इलेक्शन पिटीशन। तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है, इलेक्शन पिटीशन के जरिए उस रिजल्ट को चैलेंज कर सकता है। ही कैन चैलेंज द रिजल्ट थ्रू द इलेक्शन पिटीशन सबमिटेड टू द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट। कहाँ पे सबमिट करता है, हाई कोर्ट। तो कुल मिलाकर के आपको दो फैक्ट याद रखने हैं कि इलेक्शन पिटीशन कब काम आता है, जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, उसके बाद अगर किसी व्यक्ति को उस रिजल्ट से प्रॉब्लम है, देन ही कैन डू व्हाट, ही कैन जस्ट मतलब गो फॉर गिविंग अ पिटीशन टू द हाई कोर्ट अगेंस्ट दैट रिजल्ट, है ना, उस रिजल्ट के अगेंस्ट जा सकता है। अब ये चीज कहाँ मेंशन्ड है, तो ये चीज बहुत जगहों पे मेंशन्ड है। मैं बताता हूँ इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट याद रखिएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, रिमेंबर दिस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, उसके अंतर्गत ये मेंशन्ड है। और उसमें मैं आपको ये भी बता दूं, सेक्शन जो 100 है, सेक्शन 100 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, आप देखेंगे सेक्शन 100 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो है वो इलेक्शन पिटीशन की ही बात करता है। इसके बाद इलेक्शन पिटीशन मतलब जाने के बाद वो पिटीशन कितने दिनों में फाइल हो सकता है, तो इलेक्शन पिटीशन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द पोल रिजल्ट, ठीक है ना। याद रखिएगा कि पोल रिजल्ट्स डिक्लेयर होने के बाद 45 दिनों के भीतर तक, 45 डेज तक आप ये इलेक्शन पिटीशन हाई कोर्ट में सबमिट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि 45 दिनों तक ही आप इसको क्लेम कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो रहता है वैसे टाइम फ्रेम, अगर आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें ये दिया है कि हाई कोर्ट जो है वो 6 महीने के अंदर इसको सॉर्ट आउट करेगा, इस मैटर को 6 मंथ के अंदर सॉर्ट आउट करेगा। लेकिन हाई कोर्ट बीइंग हाई कोर्ट कई बार ज़्यादा समय भी ले लेता है, ऐसा नहीं कि इसमें इतने समय में ही करते हैं, ठीक है ना। नाउ दिस अगर कोर्ट को लगता है सपोज कि मैल प्रैक्टिस वॉज करेक्ट, मान लो कोर्ट को ये लगता है कि जो उस व्यक्ति ने पिटीशन दिया था उसने सही पिटीशन दिया था, तो कोर्ट क्या कर सकता है, तो कोर्ट बेसिकली कुछ भी कर सकता है। सेक्शन 84 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट बोलता है कि पिटिशनर में आस्क द रिजल्ट्स ऑफ ऑल ऑफ द विलिंग कैंडिडेट्स में बी डिक्लेयर्ड वॉइड। तो सेक्शन 84 बोलता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का कि जो विनिंग कैंडिडेट है, मतलब जो पिटिशनर है, अगर वो सही साबित होता है तो वो चाहे तो मतलब जितने भी विनिंग कैंडिडेट्स उनके रिजल्ट को वॉइड घोषित करवा सकता है। कोर्ट के ऊपर है कि वो कोई और विनर डिक्लेयर करता है कि वो इलेक्शन को ही वहाँ पे बोलता है वॉइड है यहाँ का इलेक्शन, तो ये हाई कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो एनीथिंग कैन बी डन बाय द हाई कोर्ट इन दिस रिगार्ड, तो याद रखिएगा। तीसरा जो न्यूज़ है वो है इंडियन सर्टिफिकेशन ऑफ मेडिकल डिवाइस ICMED प्लस स्कीम। अब ये PIB में न्यूज़ आई थी, इंपॉर्टेंट है, ICMED प्लस स्कीम। तो ये स्कीम बेसिकली क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ऑफ मेडिकल डिवाइसेस
ठीक है ना, ये दोनों याद रखना, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ऑफ मेडिकल डिवाइसेस, दे हैव एडेड फर्दर फीचर्स टू द ICMED स्कीम फॉर सर्टिफिकेशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। तो याद रखिएगा, इन्होंने, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस ने, मैंने क्वेश्चन जो आज पूछा था उसमें ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स लिखा हुआ था, ठीक है ना, तो यहाँ पे याद रखिएगा क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड द एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। तो ICMED 13485 प्लस जो स्कीम है, इट इज द न्यू स्कीम एंड इट विल अंडरटेक द वेरिफिकेशन ऑफ द क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। तो क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट 1 है वो सही हो जाएगा, स्टेटमेंट 2 गलत हो जाएगा, ठीक है ना। स्टार्टिंग में ये जो स्कीम लॉन्च हुई थी वो हुई थी फर्स्ट लॉन्च इन 2016, ठीक है, 2016 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी एंड इट हैज़ बीन डिजाइंड टू इंटीग्रेट द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कंपोनेंट एंड प्रोडक्ट रिलेटेड क्वालिटी, ठीक है ना। तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को प्रोडक्ट क्वालिटी से इंटीग्रेट करने का ये सिस्टम है। कुल मिलाकर के जितने भी मेडिकल डिवाइसेज हैं जो भी इस स्कीम के अंतर्गत आते हैं, उनकी क्वालिटी, उनकी एफिकेसी, उनकी एफिशिएंसी, इन सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग इस स्कीम के अंतर्गत होती है। क्वालिटी मैनेजमेंट मतलब उसकी क्वालिटी बेस्ट ऑफ द बेस्ट रहे, उसके जो बेसिक स्टैंडर्ड सेट किए गए होंगे उनको मैच करते हुए वो डिवाइसेज रहें, याद रखेंगे। एंड दिस स्कीम विल बी एन एंड टू एंड क्वालिटी एश्योरेंस स्कीम फॉर मेडिकल डिवाइसेज इन इंडिया, लिखा है ना, दिस इज एन एंड टू एंड क्वालिटी एश्योरेंस scheme for the medical devices sector in India. So that statement becomes right। जो क्वेश्चन मैंने पूछा था वही क्वेश्चन सबसे टफ भी था आज का, तो आप उसको याद रख सकते हैं कि एंड टू एंड क्वालिटी एश्योरेंस स्कीम फॉर मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर इन इंडिया एंड दिस इज देयर फॉर दैट, है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज न्यूज आइटम्स। आगे मूव करते हैं, एक और न्यूज आइटम है अभी बिफोर वी मूव इनटू द मैप सेक्शन। एक न्यूज़ यहाँ पर है, यहाँ पर एक स्कीम फॉर चिल्ड्रन लॉन्च। अब ये उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की जिसका नाम है आशीर्वाद, याद रखिएगा, दिस नेम हैज़ बीन गिवन एज आशीर्वाद। You can स्पेशल स्कीम आशीर्वाद इज देयर अंडर विच ₹2500 विल बी गिवन एवरी मंथ टू चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट देयर पेरेंट्स। ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने पेरेंट्स लूज कर दिए हैं, दे विल बी गिवन ₹2500 एवरी मंथ टू फॉर देम टू टेक देयर ओन केयर, ठीक है ना। Now, under this comprehensive package announced by the state government, the beneficiaries have been divided into 3 categories. 3 categories में beneficiaries को divide किया गया है। Children who have lost both the parents, the children who have lost a single parent और loss of earning parent। ये 3 categories है जो कि decide की गई है। And the state government is committed to providing safe environment for the holistic development of these children। उनका कहना है कि बच्चों को एक holistic डेवलपमेंट के लिए सेफ इन्वायरमेंट मिलना चाहिए एंड सेफ्टी कम्स विद द फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए ये जो 2500 रुपये है महीने के हैं जो कि डिसाइड किए गए हैं। नाउ इस प्रोग्राम के अंदर मैं कुछ और चीज़ें बताता हूँ। द स्कीम मिरर सेवरल प्रोविजंस ऑफ द PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम, जो PM केयर्स चिल्ड्रन स्कीम सेंटर ने अनाउंस किया उसके बहुत सारे प्रोविजंस हैं। इसके अलावा एक और चीज़ बोली गई है, दिस असिस्टेंस विल कंटिन्यू टिल द चाइल्ड अटेन्स 18 ईयर्स ऑफ एज और टिल अ फैमिली अडॉप्ट द माइनर, ठीक है ना। तो ये असिस्टेंस तब तक चलेगा जब तक 18 साल की उम्र तक वो बच्चा नहीं पहुंच जाता, या फिर टिल अ फैमिली अडॉप्ट्स द माइनर, टिल द फैमिली अडॉप्ट्स द माइनर। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट इन दिस स्कीम। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको समझ में आ गया होगा। 3 कैटेगरीज में जो बच्चे हैं उनको भी मैंने आपको बता दिया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अब आज का जो मैप ऑफ द डे मैंने लिया है वो गल्फ ऑफ एडन को दिखाने के लिए लिया है। वैसे कल मैंने आपको बता दिया था न्यूज़ एनालिसिस में, बट मैंने कल दिखाया नहीं था, आपको लोकेशन बता दी थी केवल। आज मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पर देखो गल्फ ऑफ एडन आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले 2 चीज़ें, 2 इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज जिसके बीच में ये लाई करता है, आपको ये तो पता ही होना चाहिए, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो गल्फ ऑफ एडन देखो, यहाँ पे वाटर बॉडी में यहाँ पर रेड सी है, आपको दिख रहा होगा, यू कैन सी दिस रेड सी वाला पोर्शन। रेड सी एक्चुअली में लाई करता है ये जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है विद ये आपका सऊदी अरेबिया वाला जो एक ब्लॉक है उसके बीच में लाई करता है। तो यहाँ पे सऊदी अरेबिया, येमेन और ये वाला ब्लॉक है, और इधर आपका सूडान, एरित्रिया और जिबूती वाला ब्लॉक है, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे रेड सी लाई करता है। रेड सी को यहाँ पे अरेबियन सी से कनेक्ट करने का काम देखो गल्फ ऑफ एडन कर रहा है। गल्फ ऑफ एडन इज इन बिटवीन द अरेबियन सी एंड रेड सी। तो रेड सी और अरेबियन सी के बीच में गल्फ ऑफ एडन लाई कर रहा है। और यहाँ पर
एक इंपॉर्टेंट बहुत छोटा सा पास भी देखो आपको दिख रहा होगा, ये बाबेल मंडेब, ये बहुत छोटा देखो बाबेल मंडेब है ना यहाँ पे। तो कुल मिलाकर के आपको ये लोकेशंस याद रखनी है, इधर रेड सी है, देन बाबेल मंडेब है, देन यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन है, देन अरेबियन सी, आपको यहाँ पे अरेबियन सी इंडियन ओशन का पार्ट दिख रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे कंट्रीज में अगर हम देखें तो ये आपको पता है ये अरेबियन पेनिनसुला है, जिसमें कि आपका सऊदी अरेबिया आता है, यहाँ पे यमन है, यहाँ पे ओमान है, ऊपर इसमें यूएई है, कुवैत है ना, ये सारी कंट्रीज और है। लेकिन यहाँ पे आपको मेन याद रखना है कि सऊदी अरेबिया, उसके नीचे यमन है, उसके नीचे यहाँ पे ओमान है, ठीक है ना। और ओमान के ऊपर ही वहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान भी लाई करती है, तो दैट इज द पार्ट वहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान लाई करता है, दैट इज दिस इज यहाँ पे रेड सी वाला पोर्शन, बाबेल मंडेब वाला पोर्शन, गल्फ ऑफ एडन एंड अरेबियन सी, दिस इज याद रखिएगा। एंड देन यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पे सोकोत्रा है, सोकोत्रा इज अ पार्ट ऑफ यमन, देखो यमन ही यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सोकोत्रा इज अ पार्ट ऑफ यमन, ये भी आप याद रख सकते हैं, दिस इज अगेन अ थिंग विच यू कैन रिमेंबर। ये जो कंट्रीज हैं एरित्रिया, आपकी इथियोपिया, जिबूती, सोमालिया, ये जो कंट्रीज हैं ये आपकी पार्ट है किसकी, सीड बोलते हैं इनको, सीड बोलते हैं, यानी कि इनको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, दिस इज नोन एज द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो ये जिबूती हो गया, एरित्रिया हो गया, इथियोपिया हो गया, सोमालिया हो गया, ये अलग जो कंट्रीज हैं ये आपकी काहे की पार्ट है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका की पार्ट है। सोकोत्रा यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया, सोकोत्रा वाज अगेन इंपॉर्टेंट, दैट दिस इज द पार्ट ऑफ यमन, आप इसको देख सकते हैं। बाकी मैंने आपको वाटर बॉडीज यहाँ पे बता दी हैं। अब ये क्यों न्यूज में था गल्फ ऑफ एडन, मैं बताता हूँ। यूनैव 4, मैंने कल भी आपको बताया था, यूनैव 4, यूनैव फॉर मतलब कि एक यूरोपियन यूनियन और इंडिया, आईएन यूनैव 4 इसका पूरा नाम है, आईएन यूनैव 4, यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स। यूनैव 4 का फुल फॉर्म क्या है, यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स। इनमें टोटल 4 कंट्रीज हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, मैंने कल ही बताया था कि फ्रांस है, इटली भी है ना, ये सारी कंट्रीज हैं यूरोपियन यूनियन की तरफ से। स्पेन भी है, स्पेन है, फ्रांस है, इटली है इधर है, और इंडिया है इधर साइड। तो 4 यूरोपियन यूनियन पावर्स हैं यहाँ पे, और इंडिया के साथ मिलकर के इन्होंने बेसिकली कहना चाहिए कि एक नेवल एक्सरसाइज की है, 2 दिनों की नेवल एक्सरसाइज, इसको यूनैव 4 कहा जाता है, ठीक है ना, यू रिमेंबर दिस नेम एज वेल। अब आते हैं हम एडिटोरियल वाले पार्ट में, जिसमें हम पहला एडिटोरियल डिस्कस करेंगे, द कॉमरेड्स एंड देयर डाइवर्जेंट पर्सपेक्टिव्स। अब यहाँ पर बात चल रही है रशिया, इंडिया और चाइना वाले एंगल की, और उससे फिर किस तरीके से इंटरनेशनल रिलेशंस इंपैक्ट हो रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले ऑथर ने यहाँ पे बोले रशियन जो आर्ग्यूमेंट्स है, रिसेंटली जो दिए गए आर्ग्यूमेंट्स है, वो साफ दिखाता है कि रशिया की जो क्लोजनेस है वो पाकिस्तान और चाइना से बढ़ती जा रही है। दिस इज द थिंग दैट इज क्लियर फ्रॉम ऑल दिस, है ना, कि रशिया की जो क्लोजनेस है वो चाइना एंड पाकिस्तान से बढ़ती जा रही है। एंड इसीलिए रशिया जो है वो इंडो पैसिफिक में क्वाड ग्रुप के अगेंस्ट भी बोल रहा है, मतलब कि उन्होंने ये भी कहा कि चाइना को देखते हुए आपको अपनी इंडो पैसिफिक पॉलिसी बनानी चाहिए। तो कुल मिलाकर के जो रशिया है वो चाइना के बहुत ज़्यादा फेवर में बोल रहा है, एक तरीके से ये देख सकते हैं हम लोग, और एक तरीके से क्वाड ग्रुप का अपोज करना भी रशिया के फेवर में ही, चाइना के फेवर में ही जाता है, ठीक है ना। नाउ ऑथर सेज दैट कि जो क्वाड फैक्टर है इट हैज़ बीन अ डिस्टर्बिंग फैक्टर फॉर चाइना। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि क्वाड ग्रुप में जैसे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए, ये 4 कंट्रीज जो फ्री इंडो पैसिफिक की बात करते हैं वो चाइना के अगेंस्ट जाता है। क्यों? क्योंकि चाइना सिंपल सी बात है नेवल सुप्रीमेसी दिखा रहा है, और साउथ चाइना सी में कई बार में हमने देखा है कि दूसरी कंट्रीज की जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसमें इंकर्जन भी करता रहता है। तो ऑथर ने वही कहा कि जो रशिया का स्टैंड है वो लार्जर पिक्चर नहीं देख रहे हैं, दे आर लुकिंग एट अ वेरी स्मॉलर पिक्चर, एंड उसी स्मॉलर फ्रेम से वो चाइना के फेवर में बात कर रहे हैं। जबकि ऑथर का ये कहना है कि अगर फ्री इंडो पैसिफिक रहता है तो रशिया के लिए भी अच्छा होगा, न केवल चाइना, मतलब कि न केवल इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया के लिए, बल्कि ओवरऑल फॉर द एंटायर सॉवरेन फ्रेटर्निटी वो अच्छा होगा, ठीक है ना। इसके बाद ऑथर ने यहाँ पे बोला, जो बेसिकली बात की कि द रीसेंट डिप्लोमेटिक रोमांस बिटवीन रशिया एंड पाकिस्तान हैज़ जनरेटेड सम अनईज फॉर इंडिया। अगर रिसेंटली आपने देखा हो तो जो एक छोटा सा रोमांस हुआ है रशिया और पाकिस्तान के बीच में, दैट इज़ डिस्टर्बिंग फॉर इंडिया। ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने उनके साथ एक्सरसाइज की जो कि पहले वो नहीं करते थे। इसके अलावा उन्होंने उनको हथियार भी दिए जो कि पहले वो नहीं करते थे। सो दीज थिंग्स आर डिस्टर्बिंग फॉर इंडिया डेफिनेटली। देयरफॉर इंडिया ऑल्सो नीड टू फाइंड सम अदर पार्टनर, क्योंकि हम बहुत दिनों तक रशिया पे भी डिपेंडेंट। हाँ, सही बात है कि रशिया के साथ हमारी फ्रेंडशिप होना ज़रूरी है, रशिया ने हमारी पहले भी मदद की है, लेकिन पहले जब उन्होंने हमारी मदद की थी तब वो यूएसएसआर थे। ऑथर ने एक बात ये बोली है कि जब वो यूएसएसआर थे तब तक वो बहुत बड़ा चैलेंज थे फॉर यूएसए एज वेल, मतलब वो एक बहुत बड़ी पावर थे। ऑब्वियस सी बात है
बट 1991 के बाद जब उनका डिसइंटीग्रेशन हुआ है तो रशिया इज नॉट दैट पावरफुल जो कि यूएसएसआर के पास था। मतलब यूएसएसआर में जो फोर्स था वो केवल रशिया में नहीं है, एंड देयरफॉर इंडिया कैन नॉट रिलाई 100% ऑन रशिया, क्योंकि रशिया ने मदद कब की हमारी 19 मतलब कि कहना चाहिए 1971 के समय हमारी मदद की। अभी भी वो हमको डिफेंस सप्लाईज करते हैं, बट अभी का जो डिफेंस सप्लाईज वो कर रहे हैं वो दैट इज मोर फॉर द इंडियन साइड। मतलब वो इंडिया का भी अच्छाई है कि इंडिया उनसे ले रहा है, इंडिया चाहे तो वो चीज़ ट्रांसफर शिफ्ट भी कर सकता है दूसरी कंट्रीज में, है ना, बट वी आर ऑल्सो गिविंग अ पार्ट टू दैट। ना ऑथर ने यहाँ पे ये बोला है, जो कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। देखो भाई ऐसा यूएसएसआर वाली बात जो मैंने आपको बताई कि रशिया पहले जो था वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था जब वो यूएसएसआर का पार्ट था, बट अब अगर हम देखें तो वो चाइना के शेडो में काम करना शुरू कर चुका है। अगर रिसेंट आपने कुछ देखा हो तो चाइना के शेडो में रशिया काम करने लगा है। सो दैट इज नॉट गुड फॉर द हेल्थी रिलेशनशिप ऑफ इंडिया एंड रशिया एज वेल। क्यों? क्योंकि अब देखो ये दोनों पार्ट है आरआईसी का, रशिया इंडिया चाइना ग्रुपिंग का, देन ब्रिक्स ग्रुपिंग की हम बात करते हैं, लेकिन चाइना का जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स इंडिया दैट इज वेरी हॉस्टाइल। और जब तक रेसिप्रोसिटी नहीं रहेगी रिलेशनशिप में, मतलब जब तक हमको वी आर नॉट गेटिंग अ गुड वाइब फ्रॉम चाइना, वी कैन नॉट हैव अ गुड वाइब विद रशिया, बिकॉज रशिया इज हैविंग गुड वाइब विद चाइना, है ना। तो रशिया चाइना के साथ अगर गुड वाइब रख रहा है और चाइना हमारे साथ रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है, चाइना हमारे साथ हर समय हॉस्टाइल रह रहा है, तो फिर हम किस तरीके से मेंटेन करें अच्छा रिलेशन, दैट इज अ बिग क्वेश्चन। तो ऑथर ने वही कहा है कि रशिया को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइनीज। रशिया को ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि वो भी चाइनीज इन्फ्लुएंस के अंदर आ चुके हैं, एंड दिस इज नॉट हेल्दी फॉर देयर इंटरनेशनल रिलेशंस। ये उनके लिए अच्छा नहीं, क्योंकि चाइना तो ऑब्वियसली बात है एक मतलब स्टैब्लिश्ड कंट्री के रूप में आ चुका है कि ये जो कंट्री है ये सही नहीं है, और दूसरी कंट्रीज अब समझने लगी हैं चाइना का भी एटीट्यूड। सो बेसिकली दिस इज नॉट गुड फॉर रशिया एज वेल। आगे देखें यहाँ पे, वाइल इंडिया नीड्स रशियाज पार्टनरशिप फॉर इट्स डिफेंस नीड्स, न्यू दिल्ली कैन नॉट एंडोर्स द रशियन पर्सपेक्टिव ऑन द इंडो पैसिफिक एंड द क्वाड। तो ऑथर ने कहा कि हाँ हम ज़रूर डिफेंस नीड्स के लिए रशिया पर डिपेंडेंट हैं, बट रशिया का जो व्यू है चाहे वो इंडो पैसिफिक पे हो चाहे वो क्वाड पे हो, हम उन दोनों को एंडोर्स नहीं कर सकते। ये हमारे लिए सेल्फ डिफीटिंग होगा अगर हम रशिया का व्यू पॉइंट इंडो पैसिफिक पे एक्सेप्ट कर लें, है ना। और हम ये भी नहीं बोल सकते कि इंडो पैसिफिक जो है अमेरिकन कंस्ट्रक्ट है, क्योंकि इसमें हमारा खुद का भी तो भला है। हम सिर्फ चाइना को कंट्रोल करने के लिए इंडो पैसिफिक में साथ नहीं दे रहे हैं क्वाड ग्रुप का, हम इसलिए भी साथ दे रहे हैं क्योंकि हम उस चीज़ में विश्वास रखते हैं। वी बिलीव इन द फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, वी बिलीव इन द फ्रीडम ऑफ मैरीटाइम लॉज, वी बिलीव इन द मल्टीलेटरलिज्म। तो हम इस सारी चीज़ों में बिलीव रखते हैं, इसलिए हम इंडो पैसिफिक को फ्री रखना चाहते हैं, ना कि अमेरिकन कंस्ट्रक्ट के लिए, ना कि चाइना को काउंटर करने के लिए। सो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। ऑथर ने कहा कि देखो पहले क्या था, रशिया इंडिया और चाइना का एक ट्राइंगल था जिसमें रशिया लीड कर रहा था जब तक यूएसएसआर था, बट अब अगर हम अभी प्रेजेंट की बात करें तो इसमें वो ट्राइंगल चेंज हो चुका है और अब रशिया लीड नहीं करता है चाइना को। अगर मैरीटाइम में बात करें तो तीन जो ट्राइंगल के पावरफुल पिलर्स हैं वो रशिया नहीं होगा बल्कि चाइना, इंडिया और यूएसए होंगे। तो ऑथर ने वही कहा कि रियल जो स्ट्रेटेजिक ट्राइंगल है इस समय मैरीटाइम डोमेन का वो न्यू दिल्ली, वॉशिंगटन और बीजिंग है, मतलब कि इंडिया, यूएसए एंड चाइना है। बाकी के जो पावर्स हैं फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, रशिया, इनका इंपैक्ट होगा किस तरीके से इंडो पैसिफिक रीजन में मैरीटाइम स्ट्रक्चर्स काम करते हैं। सो दैट विल वर्क इन दिस रिगार्ड, ठीक है ना। तो ऑथर ने वही कहा है कि यहाँ पर ये डायनामिक्स किस तरीके से काम करती है वो बहुत कॉन्सिक्वेंशियल होगी, एंड रशिया इज येट टू रियलाइज दैट इट विल गेन इमेंसली। अभी रशिया को ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि रशिया को बहुत ज़्यादा फायदा होगा अगर वो फ्री इंडो पैसिफिक की बात करते हैं। इनफैक्ट अगर वो प्रमोट करते हैं जो इंडिया का व्यू पॉइंट है, यानी क्वाड का जो व्यू पॉइंट है उसको अगर वो प्रमोट करते हैं तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा और वो भी उसके शैडो से बाहर निकल सकते हैं, है ना। इसके अलावा ऑथर ने यहाँ पे ये भी चीज़ बोली है कि इंडिया जो चाहता है, इंडिया ये चाहता है कि रशिया के रिलेशंस यूएसए से अच्छे हो जाएं। अभी रिसेंटली मैंने कल आपको बताया था कि बिडेन और पुतिन का एक समिट हुआ जेनेवा में, और इंडिया बहुत ज़्यादा चाहता है कि यूएसए के रशिया के साथ जो रिलेशंस हैं वो अच्छे हो जाएं ताकि इनको चूज़ ना करना पड़े। अभी क्या, अभी चूज़ करना पड़ेगा, वही है कि मुझ में और इसमें तुम किसको चुनते हो, तो इंडिया के लिए सवाल किया जाएगा। तो ये सवाल इंडिया नहीं चाहता क्योंकि चाइना को तो नहीं चुनना है, ये तो क्लियर बात है, लेकिन
लेकिन चुनना किस में पड़ सकता है, यूएसए और रशिया के बीच में। और इंडिया अपने आप को ऐसी कंडीशन में नहीं डालना चाहता जिसमें उसको रशिया और यूएसए के बीच में चुनना पड़े, एंड दैट इज द रीजन व्हाई दे वांट दैट कि यूएसए और रशिया के बीच के जो रिलेशंस हैं वो नॉर्मलाइज हो जाएं। दिस इज व्हाट द ऑथर सेज इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम, आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा जो आर्टिकल है उस पूरा हम डिस्कस नहीं करेंगे, बस सिंपल सी बात है, द राइज ऑफ राइसी। इब्राहिम राइसी का नाम आप सबको पता होना चाहिए। इब्राहिम राइसी, ही इज अ हार्ड लाइन क्लेरिक, ईरान के नए प्रेसिडेंट बने, ही इज ईरान न्यू प्रेसिडेंट एंड ही इज अ हार्ड लाइन क्लेरिक, ठीक है ना, याद रखिएगा, ही इज अ हार्ड लाइन क्लेरिक। 1989 में इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, डेथ कमीशन, ही वॉज मिस्टर राइसी इज अ कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर, यूएस हैज एक्यूज्ड हिम ऑफ सर्विंग इन द डेथ कमीशन ऑफ 1989। तो यूएस ने एक्यूज किया है इब्राहिम राइसी को दैट ही वाज सर्विंग इन द डेथ कमीशन ऑफ 1989, जिसने कि जो कि आयतुल्लाह खोमेनी द्वारा इंप्लीमेंट किया गया था, एंड मेनी पॉलिटिकल प्रिजनर्स वर एक्सिक्यूटेड, थाउजेंड्स ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स वर एक्सिक्यूटेड इन दैट 1989 डेथ कमीशन, एंड इब्राहिम राइसी को कहा जाता है कि ही वाज पार्ट ऑफ दैट, ही वाज सर्विंग इन दैट डेथ कमीशन ऑफ 1989। सो यूएसए जो है उसके लिए एक दिक्कत की बात यह कि यूएसए ने वही बोला कि हैज़ पुट सैंक्शंस अगेंस्ट दिस इब्राहिम राइसी एज वेल, एंड दैट इज़ द थिंग कि किस तरीके से अब आगे मूव करता है ईरान इस चीज़ को लेकर के, वो देखने वाली बात है। ऑथर का ये कहना है कि द न्यू प्रेसिडेंट शुड यूज़ हिज क्लाउड टू पुश फॉर इकोनॉमिक पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इन ईरान। तो ऑथर का ये कहना ज़रूर है कि उनको अपना क्लाउड और क्लैमर यूज़ करना चाहिए फॉर पॉलिटिकल इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स इन ईरान, बट लेट्स सी कि किस तरीके से मूव करते हैं। यूएसए का रोल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अभी न्यूक्लियर डील और ये सब आपको पता ही है कि अभी भी लिम्बो में है, पेंडिंग में है ना, तो वो सारी चीज़ें देखने वाली बात रहेंगी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं। नेवी टीम इन यूएस फॉर चॉपर ट्रेनिंग। अब इंडिया जो है वो बाय कर रहे हैं हेलीकॉप्टर्स यूएसए से। कौन सी हेलीकॉप्टर्स? MH-60R, याद रखिएगा, ये नाम याद रखिएगा। MH-60R इज द नेम ऑफ द हेलीकॉप्टर्स दैट इंडिया इज बाइंग फ्रॉम यूएस, एंड 18 नेवी पर्सनल जो है वो यूएस जा चुके हैं फॉर ट्रेनिंग ऑन द MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स। तो MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स की ट्रेनिंग जो है उसके लिए इंडिया के नेवल्स जो हैं वो कहाँ पहुँच चुके हैं, हमारे वहाँ पहुँच चुके हैं, आपके यूएसए पहुँच चुके हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा नाम MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स। किस्सा कहाँ से ले रहे हैं हम लोग? ये हम ले रहे हैं यूएसए से। तो वी आर टेकिंग दिस MH-60R हेलीकॉप्टर्स फ्रॉम यूएसए, यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स, ठीक है ना, यू शुड रिमेंबर दैट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है। कांग्रेस टू सेलिब्रेट 1971 वॉर जुबली। ऑब्वियसली बात है 50 साल हो गए हैं, तो दे आर सेलिब्रेटिंग दिस वॉर जुबली फॉर द 1971 लिबरेशन वॉर ऑफ बांग्लादेश, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग, ये मैंने आपको बता दिया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। पैक्ट साइंड टू कंजर्व द रेयर टर्टल इन असम। अब यहाँ पे असम में एक इम्पॉर्टेंट रेयर टर्टल है जिसको कंजर्व करने के लिए पैक्ट साइन किया गया है। ये एक टेम्पल है असम में जिसने कि MOU साइन किया है विद द NGOs एंड ऑल, ठीक है ना। ये टेम्पल का नाम क्या है मैं बताऊंगा आपको। पहले तो याद रखिएगा ये जो टर्टल इसका नाम है फ्रेश वाटर ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल, इसका नाम है निल्सोनिया निग्रिकांस। याद रखिएगा क्या नाम है? निल्सोनिया निग्रिकांस। इसको बोलते हैं फ्रेश वाटर ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल, फ्रेश वाटर ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल बोलते हैं, निल्सोनिया निग्रिकांस इसका नाम है। एंड अ विजन डॉक्यूमेंट 2030 वाज लॉन्च्ड आफ्टर द टर्टल सर्वाइवल अलायंस इंडिया हेल्प अर्थ साइन दिस पैक्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे याद रखिएगा नाम ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, टर्टल सर्वाइवल अलायंस इंडिया, टर्टल सर्वाइवल अलायंस इंडिया, दिस इज द नेम ऑफ द ग्रुपिंग। एंड ये टेम्पल का नाम है हयग्रीवा महादेव टेम्पल। याद रखिएगा कौन सा है, हयग्रीवा महादेव, सॉरी माधव टेम्पल, सॉरी नॉट महादेव, इट्स माधव टेम्पल, हयग्रीवा माधव टेम्पल। नेम ऑफ द टेम्पल इज हयग्रीवा माधव टेम्पल, द नेम ऑफ द टर्टल इज निल्सोनिया निग्रिकांस, और द फ्रेश वाटर ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल, याद रखिएगा फ्रेश वाटर ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल, हयग्रीवा निग्रिकांस इज द नेम ऑफ द टर्टल, is the name of the temple, Hayagriva Madhav temple, Hayagriva Madhav temple, I'm confusing two things, sorry,
हायाग्रीवा माधव टेम्पल, क्लियरली याद रखिएगा। और दूसरा क्या है, ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल, इसको निल्सोनिया निग्रिकांस भी कहा जाता है, ठीक है ना। एंड IUCN के अकॉर्डिंग जो है इसका जो स्टेटस है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। पहले ये एक्सटेंट इन द वाइल्ड था, बट नाउ IUCN ने 2021 में इसने स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड कर दिया है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड याद रखिएगा। एक और चीज़ याद रखिएगा कि ये जो है ये इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर प्रोटेक्शन इसको नहीं मिली है। इट डज नॉट एंजॉय लीगल प्रोटेक्शन अंडर द IUCN, ये आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। तो ये आपको एक याद रखना है चीज़, ठीक है ना, रिमेंबर दिस फैक्ट एज वेल। अगली देखो न्यूज़ यहाँ पे, प्लान टू पुट लक्षद्वीप अंडर द कर्नाटका हाई कोर्ट। तो यहाँ पे लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन विच हैज़ बीन फेसिंग वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट। आप सबको पता है कि लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन अपने 3-4 लॉस के कारण काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट झेल रहा है और काफ़ी केसेस और पिटिशंस किए गए हैं इनके अगेंस्ट ना। उन्होंने एक दे हैव मूटेड अ प्रपोजल टू शिफ्ट इट्स लीगल जुरिस्डिक्शन फ्रॉम द केरला हाई कोर्ट टू द कर्नाटका हाई कोर्ट। तो लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन का ये कहना है कि देयर लीगल एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी शिफ्टेड from the Kerala High Court to the Karnataka High Court, and this proposal was initiated by the administration after several litigations were moved before the Kerala High Court। तो वो अपना जो चाहते हैं कि उनका जो स्टेटस है वो केरला हाई कोर्ट से हट करके कर्नाटका हाई कोर्ट में पहुंच जाए, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट दे वांट। लास्ट न्यूज़ देखो यहाँ पे, तालिबान सेज देयर कमिटेड टू अफगान पीस टॉक्स वांट इस्लामिक सिस्टम। अब तालिबान का ये कहना है कि वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान में शांति बनी रहे और प्रॉपर इस्लामिक सिस्टम वहाँ पे लागू हो जाए, और दे आर ऑल्सो सेइंग दैट वुमेन विल बी गिवन राइट्स एंड ऑल। अब देखो यहाँ पे तालिबान देखो ये इस तरीके से बंदूक और इस तरीके से तोप लेकर के राइट्स की बात करता है। तो दिस इज़ द हिपोक्रेसी एंड दे ऑल वांट इज़ दैट कि ये चले जाए यहाँ से अमेरिका और उसके बाद फिर ये अपना असली रूप दिखाएंगे। सो दिस इज़ व्हाट दे वांट टू शो। बट हाँ, कहने के लिए तो हाँ, दे वांट दैट कि फैसिलिटीज़ वुड बी प्रोवाइडेड फॉर वुमेन टू बी एजुकेटेड एंड ऑल। एंड इस्लामिक सिस्टम की भी बात करते हैं, कोर इस्लामिक सिस्टम की, और दूसरी बात फिर बोलते हैं वुमेन को राइट्स दिए जाएंगे और ये सब। तो लेट्स सी कि किस तरीके से वो करते हैं। एंड आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दिस थिंग। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।